जो एयरक्राफ्ट हम उड़ाते हैं उसमें 4000 से ज़्यादा आवर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस जहाज पे किसी का भी सबसे ज़्यादा है। वो आपने रिकॉर्ड बताया। फिर दूसरा इंजन भी थोड़ा ऐसे दिखाने लगा कि ये भी फेल हो सकता है। और आप अभी दुश्मन की टेरिटरी में हैं। अभी हम उस इलाके में नहीं थे जहां से हमारा रेस्क्यू हो सके, आपको मदद मिल सके, ऐसा नहीं था। और उससे बड़ी बात ये थी कि ये तो नहीं होना चाहिए हम यहाँ गिर जाए और पाकिस्तानी जाके हमें रेस्क्यू करे। देखिए, मैं भी एक छोटे शहर का ही लड़का हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे गाँव में ज़्यादा पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, हमें बचपन में ही सैनिक स्कूल भेज दिया गया था। हमने बोला कि हमारा इमरजेंसी है, और उस वक्त तक हमें पता चल गया था कि हम हमारे बेस में नहीं जा पाएंगे। पहली चीज़, पहले आपने बताया बहुत आसानी से गए होंगे। अगर ऐसी बात होती तो सैनिक स्कूल से जितने भी बच्चे जाते हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाते। मैं पहली बार में सर्विस ज्वाइन नहीं किया हूँ जी। मैं एक एयरफोर्स कैडेट था जी सैनिक स्कूल में जी। मैंने एसएसबी क्लियर कर दिया, मेडिकल कर दी, पीएबीटी कर दिया, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाया। जितनी सुविधाएं हमारे पास होती हैं उतना ही कंफ्यूजन भी होता है अगर हमें एक राइट पाथ ना मिले। तो उस समय जब आप सोचते थे एसएसबी को लेकर, देन आप एसएसबी में खुद पोस्टेड रहे, क्या देखते हैं सर बच्चों के अंदर? नहीं तो अगर बच्चा जैसे था वैसे चला जाता ठीक होता, लेकिन क्योंकि ये बाकी बच्चे प्रिपेयर करके जा रहे हैं, ये बच्चा ऐसे ही जाएगा तो लगेगा कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। असेसर को ये लगेगा शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं, या फिर ये बहुत कैजुअली ले रहा है, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे में प्रिपरेशन जरूरी हो गया आजकल के। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन जितना सही इंफॉर्मेशन है उससे दुगना गलत इंफॉर्मेशन है, और सही और गलत का फर्क उसको पता नहीं चलता जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए वो सब पढ़ता है, कंफ्यूज हो जाता है। मैं एक उन बच्चों की तरफ से आप एक सवाल करूंगा जो बच्चे अभी बहुत बेसिक इनिशियल स्टेज से अपने आप को देखना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेज में एज एन अफसर, और कह लीजिए वो 9th में है, 10th में है, 11th में है, और वो आने वाले समय में एसएसबी को जाने वाले हैं। तो क्या ऐसे कुछ 4-5 बातें जो अभी वो डेली लाइफ में फॉलो करें ताकि उनकी जो एसएसबी आए तो लगभग उनके अंदर वो जो आप 15 OLQs की बात करते हैं वो लगभग उनके अंदर आ जाए? जय हिंद लिसनर्स, आज बहुत गर्व की बात है कि हम आपके सामने एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आए हैं जो कह लीजिए एक एस्पिरेंट्स के लिए, जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है उसके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है,
और जो हमारे देश के नागरिक हैं आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आया है आपके सामने और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं स्वागत करता हूं हमारे WDA के मेंटोर एंड SSB एक्सपर्ट कमांडर TLP बाबू सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं सर के बारे में थोड़ा सा जितना मैं जान पाया हूं मैं आपको बताता हूं, फिर मैं सर की जुबानी ही सुनूंगा पूरी बातें। सर एक नेवी अफसर है, सर ने NDA ज्वाइन किया हुआ है, देन नेवी के पायलट रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जो एक अफसर बनने के लिए बहुत अहम होता है, जिसे हम कहते हैं SSB सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सर वहां भी एज अ GTO बच्चों को उन्होंने असेस किया हुआ है और 5 साल से ज्यादा सर आपने उस टर्न्योर में लगभग बिताया है बेंगलोर बोर्ड में आपने। तो मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन चाहूंगा सर आपका, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि किस प्रकार से एक फौजी अफसर कह लीजिए एक नॉर्मल से नागरिक से बनता है और आगे जाके माँ भारती की सेवा करता है। देखिए, मैं भी एक छोटे शहर का ही लड़का हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादा पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, हमें बचपन में ही सैनिक स्कूल भेज दिया गया था जी। तो सैनिक स्कूल चले गए। वहाँ से तो नेचुरल प्रोग्रेशन था कि सैनिक स्कूल का एम यही था कि बच्चों को NDA भेजे, तो हम NDA चले गए और NDA में हमें नेवी लेना था तो नेवी ले लिया। नेवी में पायलट बनना था तो पायलट बन गए। तो पायलटिंग काफ़ी साल किए हमने। जो एयरक्राफ्ट हम उड़ाते हैं उसमें 4000 से ज़्यादा आवर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि उस जहाज़ पे किसी का भी सबसे ज़्यादा है। वो आपने रिकॉर्ड बताया जी। और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई की वजह से जिस जगह पे मैं था वहाँ उच्च पढ़ाई नहीं थी तो शिफ्ट करना पड़ा। तो विद इन सर्विस मैंने प्रोफेशन शिफ्ट किया। डिफेंस पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर रहा, जो कि पूरा मीडिया का इंटरैक्शन करता था सर्विसेज के बारे में जी। वो 7 साल रहा मैं विशाखापट्टनम में। उसके बाद इसी दौरान मैंने ये कोर्स किया था डायरेक्टरेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल रिसर्च से। SSR बन गया था एक मैं। तो SSB में पोस्ट हुआ। मैं 5 साल बेंगलोर नेवी SSB में रह चुका हूँ मैं, और वहाँ पे करीब 2000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन किया है मैं GTO टेस्टिंग में। हाँ जी। तो सर एक बहुत अहम सवाल एक बच्चों की तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप सिलेक्ट हुए SSB, आपने बहुत आसान तरीके से कह लीजिए, क्योंकि आप सैनिक स्कूल में थे तो बहुत कुछ एक्सपोजर पहले से आपको मिला होगा, लेकिन एक अंदर फोबिया तो होता ही है कि SSB थोड़ा टफ है, इसमें मुझे रिकमेंडेशन लेना है, देन मैं अफसर बन पाऊंगा। आज वो फोबिया और बढ़ चुका है सर बच्चों के बीच में। जितनी सुविधाएं हमारे पास होती हैं उतना ही कंफ्यूजन भी होता है अगर हमें एक राइट पाथ ना मिले। तो उस समय जब आप सोचते थे SSB को लेकर, देन आप SSB में खुद पोस्टेड रहे, क्या देखते हैं सर बच्चों के अंदर? SSB के जो SSRs हैं, जब बच्चे जाते हैं वहां पर तो क्या ढूंढते हैं बच्चों के अंदर? बच्चा कहता है सर मैंने PT भी कर ली है, मैंने स्पोर्ट्स के ढेर सारी चीज़ें कर रखी है, मैं पढ़ने में भी इतना अच्छा हूँ, मेरे 95% भी हैं सर, मैं 5 बार से कॉन्फ्रेंस हो रहा हूँ, आउट हो रहा हूँ। बहुत बार बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं फिर स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो सर ऐसा आप लोग SSB के अंदर क्या देखते हैं बच्चों के अंदर कि आप एक को रिकमेंड कर देते हैं और एक को आउट कर देते हैं? अच्छा, पहली चीज़, पहले आपने बताया बहुत आसानी से गए होंगे। अगर ऐसी बात होती तो सैनिक स्कूल से जितने भी बच्चे जाते हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो 15 क्वालिटीज आप में होना चाहिए। और एक और चीज़, मैं पहली बार में सर्विस ज्वाइन नहीं किया हूँ जी। मैं एक एयरफोर्स कैडेट था जी सैनिक स्कूल में जी जी। मैंने SSB क्लियर कर दिया, मेडिकल कर दी, PABT कर दिया, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाया फर्स्ट चांस में जी। तो सेकंड चांस जस्ट बिकॉज वो फ्री वारंट लेना था, हमने नेवी ऑप्ट की। तो उस चक्कर में हम नेवी में आ गए। नेवी में आने के बाद क्योंकि एयरफोर्स कैडेट था, मुझे फ्लाइंग करना ही था, तो फ्लाइंग किया हमने जी। SSB प्रोसीजर तब और अब के बारे में प्रोसीजर सेम रहा है, लेकिन अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है। उस वजह से टेंशन होता है लोगों को। हम जब गए थे इतना प्रेशर नहीं था, इंटरनेट नहीं थी, बुक्स नहीं थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। सो जो भी बच्चा वहाँ जाता था वो रॉ था, बिल्कुल वो क्वालिटीज अंदर लेके जाता था
और एसेसर्स के लिए भी इजी होता था एसेस करना। आज के दिन पे इतना सारा नॉलेज अवेलेबल है, आप बुक्स देख लीजिए, आप इंटरनेट देख लीजिए, आप जो एसएसबी करके आए हैं उनको देख लीजिए, या फिर खुद बच्चे अपना रिसर्च कर रहे हैं, ब्लॉग्स देख रहे हैं, ये सब जगह से नॉलेज मिल रहा है। सो ये नॉलेज है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही है। नहीं तो अगर बच्चा जैसे था वैसे चला जाता ठीक होता, लेकिन क्योंकि ये बाकी बच्चे प्रिपेयर करके जा रहे हैं, ये बच्चा ऐसे ही जाएगा तो लगेगा कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। एसेसर को ये लगेगा शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं, या फिर ये बहुत कैजुअली ले रहा है, हो गया नहीं हुआ। तो ऐसे में प्रिपरेशन ज़रूरी हो गया आजकल के दिन में, और प्रिपरेशन जो है वो सही तरीके से सही बंदे से लेना ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जांपल्स दे रहा था, इफ़ यू आर आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक से आपको फीडबैक नहीं मिलता है, कुछ हद तक बुक ठीक है जी, सही बुक हो तो पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट आनी चाहिए, ये फीडबैक बुक आपको देता नहीं है। तो इसके लिए आपको तो कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के साथ 1-on-1 करेंगे तभी पता चलेगा। सेकेंड थिंग, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन जितना सही इंफॉर्मेशन है उससे दुगना गलत इंफॉर्मेशन है, और सही और गलत का फ़र्क उसको पता नहीं चलता जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए वो सब पढ़ता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो इंटरनेट सही माध्यम नहीं है वहाँ से सीख लेने की। वो देख सकते हैं कि आउटडोर टास्क ऐसे होते, वीडियोस कुछ देख लिया, कुछ समझ लिया, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसीजर्स सीखना हो तो उसे सही बंदे के पास जाना चाहिए। फिर जो एसएसबी करके आए, जिन्होंने फौज ज्वाइन कर ली, या फिर कोई अटेम्प्ट करके आया है और उसकी समझ के हिसाब से ये है, ऐसे लोग भी गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि मान के चलिए अगर 100 मार्क्स है एसएसबी क्लियर होने के लिए, और एसएसबी के 100 मार्क्स है और क्लियर होने के लिए 50 है, कोई बंदा जो 51 लेके पास हो गया, उसको पता नहीं कि उसने 49 गलतियां भी की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पास हो गया उसे लगता है कि मैंने सब कुछ सही किया, मैं तो टॉपर हूँ, तो वो आके 49 गलत चीज़ें आपको सिखा देगा, और उसको भी नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा। फिर आप जाएंगे और बोलेंगे कि मैं फेल हो गया। मैं क्यों फेल हो गया? मैं बिल्कुल वो पास जो कैंडिडेट हुआ उसी हिसाब से किया मैंने। तो ये मैं बच्चों को भी बताता रहता हूँ, जिस स्कूल से जिस कॉलेज से आप निकल रहे हो, आप तुरंत वहाँ जाके वहाँ टीचिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। जबकि आपके पास मार्क्स परसेंटेज भी है, आपका 90% मार्क्स मिले हैं, आप टॉपर हो उस सब्जेक्ट में, फिर भी आप पढ़ा नहीं सकते। तो ऐसे में जो बंदा जिसको पता भी नहीं वो कितने मार्क्स से पास हुआ, वो आके कैसे आपको कोई कुछ समझा सकता है? तो यहाँ आ जाते हैं एलिजिबल पीपल फॉर गाइडेंस, जो सही मायने में जो बता सकते हैं क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों के पास जाइए। एंड ये 15 क्वालिटीज जो है, इसमें कुछ ट्रेनेबल है, कुछ इनहेरेंट है, जो आप में इंट्रिंसिक होते हैं। वो क्वालिटीज़ का कोई कुछ नहीं कर सकता, वो क्वालिटी नहीं है तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये ट्रेनेबल क्वालिटीज़ जो है, इस पे हम काम कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बताया सर आपने, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है, या तो इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा पहले देख चुका होता है, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ता है, और चूंकि इतना अवेयरनेस उसको नहीं मिल पाता है कि राइट प्लेस क्या है, तो कई बार ऐसे लोगों के पास भी चला जाता है जो प्रॉपर आपको बता तो सकते हैं कि भाई आपको पिक्चर कैसे लिखनी है, आपको डिस्कशन कैसे करना है, लेकिन चूंकि वो एसेसर नहीं रहे हैं, उनको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि बच्चा जब रिएक्ट करेगा तो मैं उसको सोल्यूशन क्या दूंगा। तो कई बार बच्चा ऐसा भी होता है, शायद वो पास हो रहा हो और कुछ पॉइंट्स की वजह से वो फेल हो जाए जो उसको बताया गया। ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी एसएसबी को जाने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं। मैं एक उन बच्चों की तरफ से आप एक सवाल करूंगा जो बच्चे अभी बहुत बेसिक इनिशियल स्टेज से अपने आप को देखना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेज में एज एन अफसर, और कह लीजिए वो 9th में है, 10th में है, 11th में है, और वो आने वाले समय में एसएसबी को जाने वाले हैं। तो क्या ऐसे कुछ 4-5 बातें जो अभी वो डेली लाइफ में फॉलो करें, ताकि उनकी जो एसएसबी आए तो लगभग उनके अंदर वो जो आप 15 OLQs की बात करते हैं, वो लगभग उनके अंदर आ जाए?
गुड क्वेश्चन। एक्चुअली एसएसबी के लिए प्रिपरेशन जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा है, जितना ग्रेजुअल और कंसिस्टेंट हो उतना अच्छा है। फर्स्ट थिंग हम बोलते हैं कि ये पर्सनालिटी असेसमेंट है। एसएसबी कुछ नहीं, पर्सनालिटी असेसमेंट। आपके पर्सनालिटी को हम असेस करते हैं। तो पर्सनालिटी किसी आदमी का, किसी बंदे का कैसे बयां होता है? फर्स्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप ड्रेस पहनते हैं, कैसे हेयर कट है, कैसा शूज़ है आपके, कैसा बॉडी लैंग्वेज है, आप स्ट्रेट बैठ रहे हैं या स्लॉचिंग कर रहे हैं, आप हंसमुख है कि बहुत सीरियस है, बहुत रोने वाला शक्ल बनाए हुए। दिस इज बॉडी लैंग्वेज। सेकेंड, व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू राइट, उससे जाहिर होता है आप किस तरह की पर्सनैलिटी है। सो फॉर यू टू कन्वे योर पर्सनैलिटी, योर कम्युनिकेशन स्किल हैज़ टू बी गुड। कम्युनिकेशन ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी में होना चाहिए। कम्युनिकेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन का डेफिनेशन है कि क्लैरिटी के साथ प्रिसाइजली दूसरे बंदे को अपनी बात पहुंचा सके। तो वो हिंदी में भी हो सकता है, बट जहां ऑफिसर बनना है आपको, द ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिसर्स एंड हायर फॉर्मेशंस, मान लो हेडक्वार्टर्स, NHQ, अदर ऑर्गेनाइजेशन, इज इंग्लिश। सो जहां इंग्लिश में काम करना ही है आगे, तो अभी से शुरू करो। इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलना सीखो, इंग्लिश में लिखना सीखो। आप अपने जवानों के साथ, बाकी नीचे फॉर्मेशंस के साथ हिंदी में बात कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर आप आर्मी में हो, आप जिस रेजिमेंट में हो, उस रेजिमेंट की लैंग्वेज सीखना पड़ता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सरदार होके मलयालम बोल लेते, तमिल बोल लेते, या तंबी होके पंजाबी में गाली दे सकते हैं। तो ऐसा रेजिमेंटल लैंग्वेज भी सीखना ज़रूरी है नीचे फॉर्मेशंस के लिए, लेकिन ऊपर के फॉर्मेशंस के लिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। ये जितना जल्दी समझ ले उतनी अच्छी बात होगी और उतना सुविधा होगा आपको आगे जाके परफॉर्म करने के लिए। ऑल्सो व्हेन यू गो टू एसएसबी, आप यहाँ कर दोगे प्रैक्टिस में, वहाँ 10 बंदों में 3 बंदे साउथ इंडिया से है जो हिंदी नहीं जानते। आप बात कर रहे हो, आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, यानी कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, ये पहले पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट होगा जनरल अवेयरनेस बढ़ाना। जनरल अवेयरनेस में 3 किस्म के होंगे। एक तो करंट अफेयर्स, जो क्या हो रहा है देश में, वर्ल्ड में आजकल, आज के दिन पे, जो आपके डोमेन में क्या हो रहा है। मान लो आप फार्मर के बेटे हो, आपके पापा क्या फसल उगाते, कब कब कटाई होती, ये सब ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए। बच्चा बोलता है सर, पापा बोलते हैं आप पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। उसको जानकारी ही नहीं है, तो वो गलत बात है। उसे जानना ज़रूरी है कि मम्मी पापा क्या करते हैं, वो एक जगह से है तो उस जगह की खासियत क्या है। तो वो डोमेन अवेयरनेस, उसने ग्रेजुएशन एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में किया है और उसके बारे में कोई क्वेश्चंस पूछा जाए तो वो आंसर करने की काबिलियत रखना चाहिए। थर्ड इज, जहां आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, जहां नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। एयरफोर्स में जा रहे हैं, किस टाइप के जहाज होते हैं। आर्मी में जा रहे हैं, कितने कमांड है। नेवी में जा रहे हैं, कौन CNS है। सो ऐसे मोटे मोटे क्या क्या रैंक्स है, यू नीड टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर सर्विस। ऊपर से जनरल नॉलेज इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज समथिंग आई डोंट थिंक आजकल के बच्चे ग्लोब जैसा कुछ देखा ही हो। सो सी द ग्लोब, सी हाउ वेयर ईच स्टेट इन द कंट्री इज, ईच कंट्री इन द वर्ल्ड इज, विच आर द सीज। ये सब देखते रहो, समझते रहो। जब भी कोई न्यूज़ आइटम पढ़ोगे किसी कंट्री के बारे में, जाके ढूंढो उसको ग्लोब में, उसका अगल बगल का कंट्रीज़ क्या है, आपको ज्योग्राफी समझ में आएगा, उस कंट्री का प्रॉब्लम भी समझ में आएगा। ऐसा आपका नॉलेज बढ़ाओगे। ये सब करो। एंड फिजिकल फिटनेस तो बहुत ही ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर आर्म्ड फोर्सेस, लाइफ में ज़रूरी है। आपको हेल्दी रहना है तो फिजिकली फिट रहना है, तो वो करते रहिए। सो ये 4-5 चीज़ों पे आप ध्यान दोगे लॉन्ग टर्म में, फिर वो फाइनल पॉलिशिंग के लिए आप सही जगह जाओगे, बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं, डाउट कुछ नहीं। बहुत ही कह लीजिए एक बेसिक तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है कि एक कह लीजिए बिल्कुल शुरुआती दौर का बच्चा किस चीज़ को फॉलो करे। ये टाइम टेकन होता है जो आपने बताया, लेकिन हाँ, आपके पास समय है, 1 साल 2 साल 3 साल पहले से इसको स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप बेहतर कर पाएँ।
तो दोनों प्रकार के बच्चों का सवाल सर मैं कर चुका हूं बच्चों की तरफ से। एक वो जो एसएसबी में जा रहे हैं अभी, उनको अभी क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा जो अभी कुछ सालों बाद एसएसबी में जाएंगे और क्या देखा जाता है, ये भी आपने अच्छे से बता दिया। मैं थोड़ा सर्विस से जुड़ी हुई कुछ बातें करना चाहूँगा, क्योंकि जब कई बार हम बाहर से देखते हैं फौज को सर, कई बार हमें लगता है कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, और हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है। और ये सब इंफॉर्मेशन आप जैसे लोगों की तरफ से ही हमें मिलती है, फिर हमारी आंखें खुलती हैं, अरे ऐसा भी होता है। तो एक शब्द हम लोग अक्सर सुनते हैं कि फौज में कई बार सामने से कहते हैं कि मौत दिखाई देती है, मौत का सामना होता है। तो मैं, क्योंकि आपने काफ़ी समय तक देश की सेवा करी है, बहुत सारे अलग अलग आपने भी स्ट्रगल्स देखे होंगे, वॉर सिचुएशंस देखी होंगी, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद बच्चों के लिए भी बहुत कह लीजिए एक जोश वाला मोटिवेटिंग टाइप का होगा, और पेरेंट्स को भी सीखने का, और जो हमारे नागरिक हैं जो हमें देख रहे हैं उनको भी हमारे डिफेंस फोर्सेस की और कदर होगी कि हाँ ये लोग इस लेवल तक जाके हमें सुरक्षित रखते हैं। ओके, क्योंकि मैं पायलट रह चुका हूँ, और वो भी मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस पायलट बोलते हैं, जो कि समुंदर में बहुत दूर तक जाके ढूंढ निकालते हैं एनिमी सबमरीन्स, एनिमी एयरक्राफ्ट, एनिमी शिप्स। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनसे गुजरा हूँ, बट क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट एक इनहेरेंटली सेफ एयरक्राफ्ट है, बहुत रिडेंडेंसी है उसमें, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि ये खतरा है। बस एक प्रॉबेबली शेयर करना चाहूँगा इंसिडेंट, जब हमारा नेबर एक मिसाइल फायर कर रहे थे, सरफेस टू एयर मिसाइल, जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाके गिरने वाला था मडागास्कर के पास। वहाँ तक जाने के लिए 3 घंटे लगेंगे, वापस आने के लिए 3 घंटे लगेंगे बाय एयर, और वहाँ हमें आधा 1 घंटा रुकना था, क्योंकि देखना था हमें भी कि हो क्या रहा है। तो हमें भेजा गया, वहाँ पे उनके पाकिस्तानी शिप्स ऑलरेडी थे, और ऐसे में नॉर्मली ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट कहीं भी जा रहा होता है, एक फ्लाइट प्लान बना के हमें देना पड़ता है कि ये एयरक्राफ्ट इस एरिया में जा रहा है, तो कुछ हो गया एयरक्राफ्ट को तो सर्च एंड रेस्क्यू करके वहाँ से लोगों को निकालेंगे। बट ये फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, ये रीजन हमारे भारतीय इलाके से बाहर था, तो हम वो फाइल नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में हमने थोड़ा सा गलत फ्लाइट प्लान भर दिया, बोला उसी डायरेक्शन में हम इस तरफ है, तो उससे आगे हम प्रॉबेबली 400 मील और आगे निकल गए थे ये देखने के। तो वहाँ थे, वहाँ मॉनिटर करते रहे, वो मिसाइल आया, हमने पूरा रिकॉर्डिंग कर दी, वो शिप्स जो घूम रहे थे उनके फ़ोटोज़ ले ली, ऑब्वियसली शिप्स ने भी हमारी फ़ोटो ले ली। तो वापस आने के लिए जब हम क्लाइंब करने लगे हायर ऑल्टीट्यूड पे, हमारा एक इंजन फेल हो गया। तो इंजन फेल हो गया, एक इंजन 4 इंजन में एक इंजन फेल हो जाए इतनी बड़ी बात नहीं है, हम फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऊपर चढ़ गए, जो हमारा ऑल्टीट्यूड था जाने का, उस ऑल्टीट्यूड पे वापस आने लगे थे। फिर दूसरा इंजन भी थोड़ा ऐसे दिखाने लगा कि ये भी फेल हो सकता है, और आप अभी दुश्मन की टेरिटरी में हैं। अभी हम उस इलाके में नहीं थे जहां से हमारा रेस्क्यू हो सके, आपको मदद मिल सके, ऐसा नहीं था। और उससे बड़ी बात ये थी कि ये तो नहीं होना चाहिए हम यहाँ गिर जाए और पाकिस्तानी जाके हमें रेस्क्यू करे, ऐसा भी नहीं हो, उससे अच्छा हम चले ही जाए। तो वो फिंगर्स क्रॉस करके, एंड बहुत एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट करके होता है, मतलब 300-400 किलोमीटर तेज गति से हवा चलती है उस लेवल पे। वो हमारे ऑपोजिट थी। तो जो जाना चाहिए जहां हमें जा नहीं पा रहे थे, एक इंजन भी कम था, स्पीड कम थी, दूसरा इंजन ऐसे लड़खड़ा रहा था। तो वेट किया, जैसे ही हम अपने इलाके में आए, हमने बोला कि हमारा इमरजेंसी है, और उस वक्त तक हमें पता चल गया था कि हम हमारे बेस में नहीं जा पाएंगे। तो वो डिस्ट्रेस सिग्नल देके नियरेस्ट एयरफील्ड जो गोवा था वहाँ जाके लैंड कर दिया। कि गोवा में लैंड करने के बाद लोगों ने देखा, और स्विच ऑफ करने के बाद हम भी बाहर आके देखे कि क्यों इंजन फेल हो गया था।
देखा कि वो आउटर इंजन जो है उसका बाहरी तरफ एक बहुत बड़ा होल था। तो लोग पूछने लगे कि आप ज़्यादा नीचे तो नहीं चले गए कि उन लोगों ने कोई गोला बारूद कर दिया आपके ऊपर, उस वजह से होल हो गया। मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हम अपना एज पर SOP इंटरनेशनल प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे थे, हाइट वगैरह, इतना ओवरफ्लाइट नहीं किया। फिर बाद में जब एक्सपर्ट्स आके वो सब पूरा खोल खाल के चेक किया, पता चला ये प्रोपेलर चलाने के लिए कुछ गियर्स होते हैं, रिडक्शन गियर बोलते हैं। वो गियर का एक बड़ा सा पीस टूट गया था, वो गियर 2 में टूट गया और एक पीस बाहर को निकल गया जब वो घूम रहा था, तो चीरते हुए चला गया फ्यूजलाज को, उस वजह से वो बड़ी होल बन गई थी। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि वो अंदर की तरफ नहीं आया, अंदर की तरफ आता तो दूसरा इंजन भी चला जाता और फ्यूजलाज पे भी लग के डीकम्प्रेशन होके वो एयरक्राफ्ट वही चला जाता पानी में। So that way we were saved the embarrassment of being saved by Pakistan. सर मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं कि बड़े चैलेंजेस होते हैं कि एक डिफेंस ऑफिसर चाहे आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, हमारे देश में हर उस मुसीबत से लड़ जाते हैं हमें सेव करने के लिए, इंडिया को सेव करने के लिए। और जो कहानी आपने अभी बताई, बिल्कुल कहते हैं कि सेकेंड्स के डिसीजंस हैं कि आपके अंदर हिम्मत थी कि भाई चलते हैं, देखा जाएगा, यहाँ लैंड नहीं करना है, पाकिस्तानी से मदद ना लेनी पड़े, पाकिस्तान वहाँ नहीं उतरे हम, और चलते गए और किस्मत रही कि आप अपने मदद वाले स्टेशन पर पहुंच पाए और वहाँ से आपको मदद मिल पाई। ऐसे बहुत किस्से होंगे आपके लाइफ के, और हमें लिसनर्स को समय समय पर ये जरूर किस्से आपके थ्रू सुनाएंगे। और बहुत प्राउड फील होता है सर एक इंडियन होने के नाते, क्योंकि आज हमारा भारत, कहते हैं ना कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में आप उठा ले कि पहले हमारे ऊपर पाकिस्तानी भी आंख उठा के देख के चले जाते थे, चाइना वाले भी बात बात पे लड़ जाते थे। कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे जाबाज जो बहादुर अफसर हैं, उन्होंने इस प्रकार से मतलब डिसीजंस लिए हैं और देश के लिए उस लेवल पर जाके ऑपरेशंस किए हैं कि हमें एक फक्र के सिवा और तो मतलब इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता एक भारतीयता होने के नाते। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये 100 एंड होते होते कि जो हमारे चैंपियंस हैं, जो चाहते हैं फौज में अफसर बनने के लिए, कुछ 2-3 बातें आप उनके बारे में बोल दें जो वो कुछ ऐसा करते रहे कि उनकी आदतें थोड़ी अच्छी रहे और फौज में अफसर बन जाए। आदतें यही है कि आप अच्छे इंसान बने रहिए, ये 15 क्वालिटीज आप में अपने आप आ जाएंगे। दूसरों की तरफ वो हेल्प करने का ये रखिए, पेरेंट्स से ये रेस्पेक्टफुल रहिए, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन रहिए। ये नहीं कि कोई देख रहा है तो मैं ये करूँगा, कोई नहीं देख रहा है मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप से, मतलब हम बाहर गए थे अपने ड्यूटीज़ के दौरान, हमने देखा है आधी रात को 1 बजे जा रहे हैं, ट्रैफिक नहीं है, सुनसान सड़क है, जा रहे हैं, वो ग्रीन लाइट से येलो लाइट हुआ है, बंदा 50 मीटर दूरी पे गाड़ी रोक दी टैक्सी वाले ने। हमने पूछा कोई नहीं है, अभी रेड नहीं हुआ है, बोलता है ऐसे ही है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन हम अपने निजी ज़िंदगी में ला सकते हैं। इफ़ वी कैन गेट इट, देन द नेशन विल ग्रो एंड यू विल सेट एन एग्जाम्पल एज अ डिफेंस ऑफिसर टुमारो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत प्राउड फील होता है आप लोगों से जुड़कर बात करने का। और थैंक यू सो मच लिसनर्स, हम फिर मिलेंगे आपके बीच में। जो सर ने टिप्स दी हैं, जो बहादुरों, जो आप एकदम यंग माइंड है आपका, कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में, और आपने सोचा है माँ भारती की सेवा करने का, तो इससे बड़ा प्रोफेशन नहीं हो सकता आपके जीवन में। मैं सर की बातों को थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ 3-4 पॉइंट्स में कि भाई सबसे पहले बहुत अच्छा इंसान बनना है, कुछ चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट फौज की, वो अपने अंदर लेकर आइए, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए, थोड़ा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नॉलेजेबल वाली चीज़ों पर फॉलो करिए, और एक लाइफ में अनुशासित हो जाइए, और इसको धीरे धीरे अपने लाइफ में लेकर आगे बढ़ें। अगर ये सब आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि एक दिन आप भी देश के सच्चे सिपाही बनेंगे और हजारों, मिलियंस कह लीजिए, मिलियंस लोगों के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।